जो मेरी दृष्टि है कलाओं के अंतर संबंध की और उस अंतर संबंध से जो एक प्रभाव क्षेत्र हम पैदा कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं भी कोई बातें, जैसे सर ने कहा कि जितनी भी माध्यम है वो एक दूसरे से संबंधित है कि जब आप नृत्य सीखते हैं तो आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए, छंद का ज्ञान होना चाहिए, फिर गायन का होना चाहिए, और ये यात्रा कविता तक और अन्य विधाओं तक जाती है। तो कहीं ना कहीं हम, जैसे महेश जी ने बहुत शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो एक दूसरे से संबंधित न हो। ये चूंकि हमारे अंदर एक वैज्ञानिक जो दृष्टि जो हमारे अंदर उत्पन्न हुई और बाद में हमने तोड़कर देखने की हमने पहल करनी शुरू कर दी। भारतीय दृष्टि में विज्ञान की बात करती है, लेकिन भारतीय दृष्टि में जब विज्ञान शब्द आता है तो वो विशेष ज्ञान के संदर्भ में आता है, विभाजित ज्ञान के संदर्भ में नहीं आता है। पाश्चात्य जब विज्ञान की बात करता है तो वो कहता है विभाजित ज्ञान, कि हम उसकी प्रक्रिया को तोड़कर हम कैसे देख सकते हैं। भारतीय दृष्टि कहती है उसको विशेष ज्ञान, जो हम संपूर्णता में देखना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब भी कला, अलग अलग कला माध्यमों का योग होता है तो निश्चित तौर पे, जैसे मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा फाउंडेशन है दिल्ली में, डॉक्टर जयप्रकाश नेशनल आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन, और अनेक प्रोग्राम हम लोग भी कराते रहते हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं वहाँ के कलाकारों को, सीनियर कलाकारों को, नए कलाकारों को विश्व की बेहतरीन सिनेमा दिखाऊं। मुझे लगता है कि सिनेमा में जितने प्रयोग हुए हैं लोगों ने देखे नहीं है। किसी ने स्टॉकर ने देखा, किसी ने आने टार्कोव्स्की की फिल्म नहीं देखी, किसी ने अकीरा कुरुसोवा को नहीं देखा, किसी ने हिचकॉक को नहीं देखा, पोलिंस्की को नहीं देखा। अद्भुत फिल्म बनी है। और जब हम उस फिल्मों को दिखाते हैं और जब एक कलाकार अपनी दृष्टि से फिल्म को देखता है तब वो ठीक वैसे ही नहीं देख रहा होता है जैसे एक आम दर्शक देखता है। कलाकार जब किसी भी कला वस्तु या कला विचार और भाव से जब संगत करता है उसको और व्यापक कर देता है। उसकी जो कल्पना का जो विस्तार है किसी और छोर को छूता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि कवि को, जैसे सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कलाकारों को कविता पढ़ने की जरूरत है, साहित्यकारों को कलाओं में पास आने की जरूरत है, सिनेमा को चित्रकला से संवाद करने की जरूरत है। वो है तो उनका संबंधित, लेकिन हम अपने छोटे छोटे वैचारिक परिधि में सीखते हुए हैं। हमें लगता है कि हम चित्रकार हैं तो हमारा क्या सरोकार किसी मूर्तिकार से। बिल्कुल गलत बात है। सारी कुछ कलाएं समय के केंद्र में रखकर रची गई रचनात्मक विधाएं हैं, कुछ स्थान को रखकर रची गई है। टाइम और स्पेस की जितनी थ्योरी है उनके तत्व जो है उनके केंद्र में होते हैं। कोई समय का अतिक्रमण करता है, कोई स्थान का अतिक्रमण करता है, कोई दोनों का योग करता है। जैसे चित्र और छायाचित्र और चलचित्र। अब आप ये देखें कि चित्र में समय तक तो नहीं होता, स्थान होता है, और छायांकन में समय होता है, स्थान नहीं होता है, और चलचित्र में दोनों तत्व होते हैं, टाइम स्पेस दोनों होता है। तो जब हम किसी भी कला माध्यमों को ठीक से समझते हैं, जैसे विजय जी ने कहा तात्विक दृष्टि, कि जब तक से हम उस तत्व को नहीं समझते कि इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तब तक हम वो प्रभाव नहीं पैदा कर सकते हैं जो सच में हो सकता है। सब कलाओं, कला माध्यमों का जो योग है वो निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र क्रिएट करने में सक्षम होता है। लेकिन तभी होगा जब हम कलाओं में बहुत ईमानदारी से उतरें, हर कला को उसकी संपूर्णता में समझें, उसको जिए। कला संप्रेषण की आतुरता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ बहुत जो बड़ी बड़ी रचनाएं हुई हैं वो जल्दबाजी में नहीं हुई। आज के समय में जो धैर्य है, मैं देखता हूँ कि कलाकारों में भी नहीं है। जैसे आम लोग ऐसे कलाकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक एक जो स्वर है, एक एक जो रंग है, आप एक एक रंगों से आप बनाइए 100 चित्र और 200 चित्र, तब देखिए कि वही रंग कितनी वैविध्यता में आपके सामने प्रकट होता है। लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक में मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता। एक रंग में एक लाल रंग जो जितने ग्रेडेशंस हो सकते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवर्ण का कॉन्सेप्ट है, व्हाइट, ब्लैक और रेड, है ना, श्वेत है, श्याम है और रक्त है। बाकी किसी भी कला, किसी भी रंग की बात नहीं करते, सब उसी के ग्रेडेशंस है। तो हमने तो बहुत सूत्रात्मक रूप में हमारी भारतीय संस्कृति में कला बोध को रखा है। हमें जानने की जरूरत है, हमें ईमानदारी से बड़े कलाकारों को सुनने की जरूरत है। हम किसी भी सत्र में नहीं बैठे कि एक औपचारिकता निभानी है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, कोई लौट कर नहीं आया। तो जो भी शब्द कहे गए, जो विचार रखे गए बड़े कलाकारों के माध्यम से, उसको ठीक से समझने की जरूरत है, उससे विचार करने की जरूरत है।
एक शब्द भी, जैसे विवेकानंद कहते थे, गांधी कहते थे कि अपने जीवन से कोई एक शब्द उठाओ, उसी को विचार बनाओ, उसी को अपना शहर बनाओ, उसी को सोना खाना पीना सब बनाओ। आप जिस आयाम मुकाम पे चले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अंतर संबंध है, उसके योग को अगर ठीक से समझे, तत्व को ठीक से समझे तो बहुत व्यापक जो प्रभाव है वो पैदा करने में जरूर सक्षम है। भारतीय दंड विधान के बारे में आपने कहा, उसमें थोड़ा सा संशोधन है। हमारे जो 3 बेसिक रंग है हमारे यहाँ, वो 3 प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो सात्विक गुण का जो रंग है वो पीला है, और राजसी रंग पीला वो अपना पीली मिट्टी जो है उसका, और गेरू जो है वो राजसी है, और ब्लैक जो है वो तामसी है। तो ये 3 बेसिक कलर हमारे यहाँ, जैसे कि पश्चिम में 7 बेसिक कलर हैं जो स्पेक्ट्रम से निकल रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक मेजर फर्क है। आप अपने मिनिएचर पेंटिंग्स को देखेंगे, जयपुर तो कर रहे हैं, वहाँ यहाँ तो बहुत सारे खूबसूरत मिनिएचर लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल से जब भी समय मिले तो जाकर के देखने चाहिए। वो तो अद्भुत कलेक्शन है यहाँ पर। तो उसमें इन रंगों का प्रयोग आपको, अगर ये प्रवृत्तियाँ आपके मन में ध्यान में है तो आपके लिए वो मिनिएचर का अर्थ बदल जाएगा। उसमें जो उन्होंने रंगों का इस्तेमाल किया है उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही क्या करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सबने सही कहा। रिवर्ट है जो है वो सत्तर सब जो प्रकृति के त्रिकोण है उसका रंग है, फिर उसी त्रिकोण से पंचतत्व बनते हैं, पंचतत्व के भी 5 अलग अलग आते हैं, और पूरा एक रंग विज्ञान है। रंग विज्ञान रंग दर्शन है हमारे यहाँ। अब जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं अपनी चीजों में, आप जाइए ढूंढिए, बहुत ही अद्भुत चीजें हैं। और जैसे जैसे आपकी समझ विकसित होती है, आपकी जो दृश्यांकन है और जो चित्र जो शैली है उसका प्रभाव है, वो सब कुछ बदल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितनी ज्यादा चीजों को समझते हैं अपने अंदर। जो आप यहाँ पे होगा वही आपकी क्रिया से, आपके कैनवास में और किसी भी रचना अपने अंदर स्वतः जाता है। हाँ जी, अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग सीधे पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ भाई जी, जिससे भी पूछना चाहे आप पूछ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कला का और अध्यात्म का कुछ इंटरकनेक्शन कितना गहरा है। मेरा ये मानना है कि जितना आर्टिस्ट अध्यात्म में जाता है उसकी कला में उतना निखार आता है। तो क्या ये सच है या ये मेरा भ्रम है? सारी कलाएं जो है एक तरह की साधना है, जिसमें आपको एकाग्र होना पड़ता है और ध्यानस्थ होना पड़ता है। तो एक समय ऐसा आता है चित्रकला में जब चित्र खुद बताता है कि इस तरफ जाना है, तो आप उसको अगर सुन पाते हैं और अगर आप उसको समझ पाते हैं और उसके विस्तार में उसके कहने पे जाते हैं, तो ये एक आध्यात्मिक अवस्था है। मगर ये ऐसे आसानी से हासिल होने वाली चीज भी नहीं है, जिसके लिए साधना बहुत करनी होती है। और जो अपनी क्रिएटिविटी में जितना डूबता है, मुझे लगता है कि वही उसकी साधना है। हाँ, वही साधना है। और जैसे एक संगीतकार की साधना उसका संगीत है, या एक कवि की उसकी कविता है, या एक डांसर का उसका डांस है, तो वो जितना उसमें, जैसे हम लोग, हमारे साथ समस्या क्या होती है, आजकल जो युवा चित्रकार हैं वो साल में 1 आध पेंटिंग करते हैं और अपने को चित्रकार मानते हैं। जबकि मैंने हुसैन और रजा दोनों को काम करते देखा है, 24 में से 18 घंटे काम करते हैं। तो ये जो 18 घंटे उनका काम करना है, ये उनकी साधना है, और तभी वो उसको काम पे पहुंचे। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि चित्रकार दिन में 2 घंटे भी चित्र बनाता है, साल में 2 घंटे नहीं बनाता है, और खुद को चित्रकार मानता है। तो भाई अगर आप अपना कोई भी कला है वो समर्पण भाव से आने वाले, अगर आप समर्पित हैं उसको, तो बदले में वो आपके साथ है। अगर भाई ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है, बहुत सारे घूमते रहते हैं, तो आप ही घूमो।
बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो अध्यात्म है, दरअसल जो है जब आप सृजन में होते हैं तो अध्यात्म अपने आप जुड़ जाता है और वो एक ऐसा रियाज है। मैं एक कुम्हार को देखता हूँ, अगर वो उस योग पर नहीं होता है तो उसको गड़ा जो है जल्दी ठीक से बन नहीं सकती, बीच में टूट जाए। वो उसकी जो तन्मयता है वही उसका अध्यात्म है। और वो एक जो बड़ई है वो जब छील रहा होता है उसको, वही उसकी जो है वो अध्यात्म, वही उसका योग है। मतलब उसके ईश्वर उसके साथ साथ चल रहे होते हैं और वो उसको पूरा करते हैं। ये ठीक ऐसे ही प्रकृति के साथ भी ऐसे ही वो जब जो जैसे जो है बीज गिरता है वो काम शुरू हो जाता है और पूरी जोश पूरी ताकत के साथ में वो बाहर निकलने की कोशिश करता है बीज। और ये जो उसका जो अंतर योग है वो उसको वृक्ष की तरफ जो है बना कर लेके जाता है। तो ये प्रकृति के साथ, मनुष्य के साथ, जीव के साथ, सबके साथ है। एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ कि दो जो है एक शेर होता है और एक हिरण होता है। और जो हिरण होता है वो सुबह उठ के इतनी तेज दौड़ता है, वो इसलिए दौड़ता है कि वो कहीं शेर उसको जो है पकड़ना है। शेर जो है वो उठ के वो इतनी तेज दौड़ता है, अगर बिना ही दौड़ा तो होता रहेगा। तो दोनों की तन्मयता एक तरह से जो है अपने आप को इस संसार में टिकाने की, तो ये कर्म के साथ भी जुड़ी है, कला के साथ भी जुड़ी है। और कोई प्रश्न? जिज्ञासा? जिज्ञासा का नहीं है। इन्होंने कहा था कि आध्यात्म के साथ कला है, आप कला के साधक है, कलाकार या आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रेच है वैश्विक के दौर में। एक व्यक्ति आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ करूं, मगर एक बार बोले कि मैं मेडिटेशन पर बैठ, आप एक दिन मेडिटेशन बैठेंगे नहीं बैठ पाएंगे। आपको सतत 1 2 3 4 5 6 10 15 20 दिन चाहे 6 महीने लग जाएंगे, तब जाके आप अपने आप को से दूर रखकर और उसी एकाग्रता की तरफ फोकस करेंगे। इसलिए कलाकार की जिंदगी, अगले जाने कहा है कि कलाकार 17-18 घंटे काम करता है, वो उसकी साधना है। वो उससे भी समय के बाद वो उस राह पे चलने लगता है। मेडिटेशन जो है वो एकाग्रता का विषय, मतलब एकाग्र आपको होना है। मेडिटेशन इसको बोलते हैं, सवेरे को एकाग्र। तो जो आर्टिस्ट है वो इतना डीप चला जाता है अपनी आर्ट के अंदर कि वो जो एकाग्रता है, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से आप कर रहे हो, चाहे संगीत है, चाहे पेंटिंग है, चाहे कुछ भी है, चाहे आपका लिखना है, कुछ भी है, तो वो एकाग्रता आपकी वहाँ आ जाती है। तो वो जो उसके आध्यात्मिक जो लेवल जो उसकी लगता है कि वो उसके हाइट चला जाता है, उसकी वो निखर जाती है। उसके लिए समय लगता है, वही रियाज है। वही रियाज है कि किसी भी तार पर जाके साहब ऐसे ही तबला नहीं ठोक देते, उनका रियाज है। जब उन्होंने पूरा उसका बेसिक कंसेप्ट पूरा किया है। आपको जाके के 3 इंटरव्यू मिले हैं, बहुत सुंदर इंटरव्यू है वो। पहले इंटरव्यू में उसने बताया कि ये जो घराने हैं, पटियाला घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना, इनके तबला बजाने की क्या विशेषता है। फिर दूसरे इंटरव्यू में उसने ये बताया कि अहमद जान तिरकवा कैसे बजाते थे, किशन महाराज कैसे बजाते हैं, सामकर प्रसाद कैसे, अलारत्ना कैसे, मतलब ये जो दूसरे मास्टर हो गए उनके पहले के, उन सब के बारे में उसने बताया। और आप एकदम क्लियरली पहचान सकते हैं कि हाँ, इसके बजाने का और इसके बजाने का जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरे इंटरव्यू में उन्होंने कि इन सबको छोड़ के मैं कैसे बजाता। तो ये जो एक उसकी साधना है, उसने ये सारा स्टडी किया कि ये जो संसार है जिसमें मैं आ गया हूँ, ये जो तबले का संसार है, उसमें क्या 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 होगा, तो किस घराने की क्या विशेषता है, किस उस्ताद की क्या विशेषता है, इन सब रास्तों पे मुझे नहीं जाना है। तो फिर मुझे कहाँ जाना है, तो ये पाने के लिए उसको एक साधना करनी पड़ती है, उसमें वो फिर जाके विचार पाते हैं। और कोई जिज्ञासा? अभी जो बहन पीड़िता ने जो प्रश्न किया है वो तो आस्था का प्रश्न है। डाली ने भी बहुत डिजिटल प्रेस को पेंट किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि डाली की कला में उससे बाहर है। वो भी सर उन्होंने तो सौंदर्य
जैसे विंसेंट वैन गॉग को फील करना था कि नाली की पेंटिंग देखो, ये सब नहीं करा उसने, ये सब नहीं करा उसने। उसने बिल्कुल एक दूसरा संसार रचने की कोशिश करी कि मैं ये जो पेंट, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सिग्मंड फ्रायड एक अति यथार्थवाद पेंट किया, बोले मैं सपना पेंट करता हूँ, और उस सपने को पेंट करने की उसकी जो विडंबना थी, उसको उसी निवेदन का सहारा लेना पड़ा जो लियोनार्डो ने प्रपोज किया था, जिसके खिलाफ वो पेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये इसलिए ऐसे आप उसको, उनके नाम आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है जो आप एकदम जजमेंटल बात कर रहे हैं वैसा नहीं। सर मैं अभी की कला की बात कर रहा हूँ, उससे कंपैरिजन करके अभी क्या कला उस तरफ जा रही है, हम धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्यादा अपनी कला में समाज की अपेक्षा। ऐसा कुछ नहीं, सालों से ऐसा होते आ रहा है, धर्म के विषय चित्र भी बनते रहे हैं और उसके अलावा भी बनते रहे हैं। चाहे आप नैन ग्रुप की पेंटिंग देखें, चाहे आप गुलाराम की पेंटिंग देखें, और उसमें राधा कृष्ण भी पेंट किया तो उसमें दूसरे विषय भी पेंट किए, ऐसे सारे चित्रकार करते हैं। और एक समय ये जरूर आपकी 15वीं शताब्दी तक और उसके बाद तक 17वीं तक की पश्चिम में खास तौर पर धार्मिक चित्र बनाए जाते थे और चर्च में बनते थे वो, और चर्च भी उनको कमीशन करती थी, और उसमें पोर्ट्रेट वगैरह बनना या इस तरह की चीजें होना ये नहीं पॉसिबल था, वो बाद में शुरू हुआ। तो मगर ऐसा हम एकदम जज नहीं कर सकते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, उस वक्त भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। एक बहुत छोटी सी बात है कि कला तो एक वैतरणी की तरह है, वो तो है नहीं, और जितने भी जो है जो विषय है वो उसमें डुबकी लगा देते हैं और अपना मतलब साध देते हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, मतलब जिस किस्म के भी जो है जो जिसके जैसे स्वार्थ उसे पूरे कर देते हैं। कला तो है ही नहीं, वो उसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। और जैसे अखिलेश ने कहा कि जो पूर्व काल में जो कलाकारों को प्रक्षेप देने का काम होता था, वो तो चर्चेस होते थे, जो धार्मिक संस्थान होते थे या राजे रजवाड़े होते थे, वो अपने हिसाब से डर डाल देते थे, तो हमारी तरफ से डर जाओ, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो कलाकार तो उसको आगे जाना है, तो इनका इसको जो है संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये वो उसको निर्भर नहीं है, उसके बाद ही आगे बह रही। आज तो चीजें और आगे बढ़ गई हैं, आज तो हाई आर्ट की तरफ चली गई है, तो वहाँ तो धर्म नहीं आता है। हाँ, मेरे ख्याल से इसको हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस विषय को कल अनेक सत्र और भी होने हैं, उसको और विस्तार दिया जाएगा, और सभी वक्तागणों को बहुत बहुत धन्यवाद।